हेलो दोस्तों। एच फाउंडेशन भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम इस चैप्टर के लगभग 2 वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लगभग आपके जो इंट्रोडक्शन था वो पढ़ लिया था। उसके साथ भी फिर हमने अम्ल, क्षार, लवण, इसके रासायन, उसके सामान्य गुण पढ़ लिए थे। फिर हम उस सीरीज के अंदर हम उसके रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने उनके धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया पढ़ ली थी, और जो आपके अम्ल और धातु की अभिक्रिया वो भी अपन पढ़ चुके थे। तो अगर हम देखें तो हमारे जो टॉपिक्स है उसमें सबसे पहले हमने जो आपके ये वाला टॉपिक कवर कर लिया था, अम्ल और क्षार। फिर हमने लवण इसमें कंप्लीट कर लिया, फिर आपके सूचक भी कर लिया था, और आपके ये दो जो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसके साथ भी हमने अभिक्रिया वाला ये वाला टॉपिक जो था कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो के अंदर उदासीनीकरण अभिक्रिया और धात्विक ऑक्साइड की जो अम्लों के साथ अभिक्रिया है उस वीडियो को कवर करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं इसको आगे। देखो, सबसे पहले आपके पास ये जो अभिक्रिया उसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया को कैसे हम समझ सकते हैं? तो अगर देखो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन ये कहती है कि जब भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाएगी तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। ठीक है, अब जो आपके लवण और जल हैं उनका अगर पीएच का मान देखा जाए तो पीएच का मान कितना होता है? उनका लगभग 7 होता है। तो पीएच स्केल के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं तो पीएच 7 पर जो मान होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पीएच 7 पर जो मान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? उदासीन। ठीक है, तो उसी के आधार पर हम बोल रहे हैं कि क्योंकि इसमें उदासीन पदार्थ हमको मिल रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। या फिर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपके पास था यहाँ पे HCl जो आपके पास था अम्ल, और यहाँ पे था आपके पास NaOH जो आपके पास था क्षार। जब इसकी अभिक्रिया कराई तो आप देखो कि जो सबसे पहले जो H है वो नॉर्मली OH से मिला, और जो Na है वो Cl से मिलेगा, और क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपके पास? NaCl। इसी तरह से OH और H मिलके क्या बना देंगे यहाँ पे? जल या H2O जिसको हम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इस अभिक्रिया में आपको क्या मिला? एक तो मिला आपको लवण, और एक आपको क्या मिला? जल। ठीक है, अब लवण और जल ना तो अम्ल है ना ही वो क्षार है। तो ऐसा देखा गया कि भाई जो अम्ल है नॉर्मली उन्होंने क्षार का जो भी प्रभाव था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और जो क्षार थे उन्होंने अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर दिया, और उत्पाद जो बनाया वो ना तो अम्ल की प्रकृति का बनाया ना ही क्षार की प्रकृति का बनाया। तो वो जो आपको उत्पाद मिला वो मिला आपको लवण और जल। क्योंकि लवण और जल का पीएच भी 7 है तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया कि हमको उदासीन पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं, या फिर अम्ल और जो क्षार है वो एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दे दिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, और एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं? यहाँ अगर हम ले लेते हैं H2SO4, ये भी आपका एक अम्ल है। एक एग्जाम्पल और ले इसके साथ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो आप देखो कि जो सल्फेट है वो जाएगा मैग्नीशियम के साथ, और जो OH है वो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो क्या मिलेगा यहाँ पे? आपको मिलेगा मैग्नीशियम सल्फेट, और OH जब H से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा आपके यहाँ पे? H2O जल। तो इस भी अभिक्रिया में भी हमको क्या मिला? एक तो मिल गया हमको लवण, और एक क्या मिल गया आपको? जल। क्योंकि इस अभिक्रिया में लवण और जल दोनों वापस मिल गए तो हमने बोला ये भी अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब हमको सिंपल सा ये समझना है कि जब भी किसी अभिक्रिया पूर्ण होने पर हमको एक में लवण मिल जाए और एक में क्या मिल जाए? आपको जल मिल जाए, तो वो अभिक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसकी डेफिनेशन वापिस से देख लेते हैं एक बार हम। ठीक है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया की अगर परिभाषा देखें, अम्ल और क्षार क्षारक परस्पर मिलकर लवण और जल बनाते हैं, और इसी अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कह देते हैं। इसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया था। दूसरा क्या है कि ये जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है? उष्माक्षेपी। तो पहले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था उष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। तो जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल तो बनता ही है, उसके साथ साथ कुछ ऊर्जा भी हमको मिलती है। तो आपको ये भी इसके साथ याद रख लेना है। ठीक है, अब आगे देखें हम कि उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है तो क्या उसमें जो लवण हमको मिलते हैं वो क्या हमेशा ही पीएच 7 वाले मिलेंगे, या उनसे कम या ज़्यादा मिलेंगे? ठीक है, तो इस अभिक्रिया में अगर हम देखें तो वो डिपेंड करेगा कि आपने जो अम्ल ले रखे हैं या क्षार जो ले रखे हैं उनकी प्रकृति क्या है। जैसे जैसे अगर मैं बात करूं कि आपके पास जो अम्ल है, ठीक है, वो प्रकृति में कैसा है? प्रबल। और जो आपका क्षार है वो भी प्रकृति में कैसा है? प्रबल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि दो ऐसे व्यक्ति हैं
जो नॉर्मली एक ही स्ट्रेंथ के हैं, एक ही हाइट के हैं, या उनकी जो स्किल्स है वो सब में बराबर हैं, उन दोनों व्यक्तियों को लड़ाया जाए। तो आप देखोगे कि जब वो दोनों व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होगी तो आप देखोगे पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे कितने राउंड हो जाएंगे, और लास्ट में जब रिजल्ट देखोगे आप, तो लास्ट में रिजल्ट देखने पे ये मिलेगा कि इसमें से कौन जीता या कौन हारा, तो आप बोलोगे इसमें से कोई नहीं जीता ना ही कोई हारा। ठीक है, वो दोनों लड़ेंगे और एक दूसरे को क्या कर देंगे, थक हार के बैठ जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि जब आपके प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, दोनों ही सेम प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करेंगे, पूरी तरह से नष्ट करने की कोशिश करेंगे। और जब पूरी तरह से नष्ट करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपको लवण मिलेगा, ठीक है, वो उसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा, 7। ठीक है, जल भी हमको मिलेगा, जल हमेशा याद रखोगे कि जल का तो पीएच कितना होने वाला है, 7 ही होने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रकृति बात किसकी करेंगे, नॉर्मली लवण की करेंगे। ठीक है, दूसरी अगर बात करें हम कि भाई अगर हम प्रबल अम्ल लेते हैं और प्रबल अम्ल के साथ जो क्षार की प्रकृति है वो कैसा ले लेते हैं, दुर्बल, तो जो आपके पास क्षार है वो कैसा है, दुर्बल है। अब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं। अभिक्रिया कराने पे जब हम देखते हैं तो प्रबल अम्ल और क्षार की अभिक्रिया हो रही है दुर्बल से, मतलब यहाँ पे जो अम्ल है वो तो है प्रबल और जो क्षार है वो कैसा है, दुर्बल। तो अब क्या होगा कि नेचर के अकॉर्डिंग अम्ल और क्षार एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करते हैं, पर क्योंकि ये प्रबल है और ये दुर्बल है, ये दुर्बल वाला जो क्षार है वो पूरी तरह से इसके प्रभाव को नष्ट नहीं कर पाएगा। इसको सिंपल एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि एक बड़ा व्यक्ति और एक छोटा व्यक्ति है, दोनों के बीच में अगर हम लड़ाई कराते हैं तो सिंपल सी बात है कि जो बड़ा व्यक्ति है उसके जीतने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। क्यों, क्योंकि वो छोटे बच्चे पे ज़्यादा डोमिनेट हो सकता है, उसको आसानी से हरा सकता है। इसमें छोटा जो व्यक्ति होगा वो भी उसको मारेगा या कोशिश करेगा कि उसको हराने की, उसको प्रभाव को नष्ट करने की, पर जितना उसको हटाना, उस निष्प्रभाव करना होगा उतना वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो आपका क्षार है वो इसके प्रभाव को नष्ट करना चाहेगा, क्योंकि ये दुर्बल है तो ये पूरी तरह से इसके प्रभाव को नष्ट नहीं कर पाएगा। तो होगा क्या कि जो आपको लवण मिलेगा यहाँ पे जो लवण मिलेगा उसकी जो प्रकृति होगी वो प्रकृति कौन सी होगी, अम्लीय, क्योंकि इसका प्रभाव सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये पूरी तरह से उदासीन नहीं हो पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको लवण मिलेगा उसकी पीएच मान कितनी होगी, 7 से कम। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो आपके अम्ल होते हैं उनके पीएच का मान कितना होता है, 7 से कम। तो उसके आधार पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो लवण मिलेगा वो कैसा होगा, उसका पीएच मान 7 से कम होगा और उसकी प्रकृति कैसे होगी, अम्लीय। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें कि आपके पास यहाँ पे क्या है, आपकी बार है दुर्बल अम्ल और जो आपका क्षार है वो आप कैसे ले रहे हो, प्रबल क्षार। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ऊपर वाली जो कंडीशन थी जस्ट उसके हमने अपोजिट कर दी। अपोजिट कैसे कर दी, अब की बार हमने दुर्बल क्षार की जगह प्रबल क्षार ले लिया और प्रबल अम्ल की जगह क्या ले लिया, दुर्बल अम्ल ले लिया। अब जब अभिक्रिया की बात करेंगे तो अब अम्ल इसके प्रभाव को नष्ट करना चाहेगा, पर क्योंकि ये दुर्बल है तो ये पूरी तरह से इसके प्रभाव को नष्ट नहीं कर पाएगा। जब नष्ट नहीं कर पाएगा तो यहाँ पे जो मुझे लवण मिलेगा उस लवण की जो प्रकृति होगी, लवण जो मिलेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति, और उसके पीएच का मान कितना होगा, 7 से ज्यादा। क्यों, क्योंकि जो क्षार होते हैं उनके पीएच का मान 7 से 14 के बीच में होता है, या फिर हम बोल सकते हैं 7 से अधिक होता है। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, जो लवण मिलेगा वो कौन सी प्रकृति का मिलेगा, क्षारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का मिलेगा, क्षारीय प्रकृति का। अब हम दोनों ही दुर्बल ले लेते हैं, ये भी दुर्बल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार, दोनों की जब अभिक्रिया कराते हैं, अब इन दोनों का नेचर लगभग वापस से सेम हो गया। तो अब आपके पास जो लवण मिलेगा वो पूरी तरह से एक तरह से क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, या आप बोलोगे यहाँ पर भी पीएच का मान कितना मिलेगा, 7। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो लवण है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, 7 हो गई, वो एक्चुअल में कैसा हो गया, उदासीन हो गया। इस पूरी चीज से हमको क्या समझ में आता है कि जब आपके अम्ल या क्षार एक ही प्रकृति के हों, जैसे प्रबल और प्रबल या फिर दुर्बल या दुर्बल, तो आपके पास जो लवण मिलेंगे उनके पीएच का मान कितना मिलेगा, 7, और यहाँ पर भी कितना मिलेगा, 7। पर अगर अम्ल या क्षार में से एक भी प्रबल हुआ तो जो आपका लवण होगा उसी प्रकृति का आपका लवण होगा। जैसे हमारे पास जो अम्ल था वो कौन सी प्रकृति का था, प्रबल, तो वैसे ही हमको लवण भी कैसा मिला आपको, अम्लीय प्रकृति का। और जो क्षार था आपकी बार वो आपने प्रबल ले लिया, तो आपके पास जो लवण मिलेगा वो कौन सी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो आपसे अगर कोई पूछे कि सारे जितने भी लवण होते हैं क्या वो पूरी तरह से उदासीन होते हैं, तो आप कहोगे कि नहीं,
सारे लवण पूरी तरह से उदासीन नहीं होते हैं। कुछ लवण अम्लीय भी हो सकते हैं, कुछ लवण क्षारीय भी हो सकते हैं, और कुछ लवण जो होंगे वो कौन से होंगे आपके उदासीन। ये निर्भर करेगा कि हमने जो अभिक्रिया कराई है या हमने जो अम्ल और क्षार से मिला के जो उदासीन करके जो लवण बनाया है उसमें अम्ल और क्षार की प्रकृति क्या थी। अगर दोनों प्रबल और दुर्बल थे तो आपको उदासीन मिलेगा, एक प्रबल था एक दुर्बल था तो आपको प्रबल वाले का गुण देखने को मिलेगा लवण के अंदर। और अगर एक क्षार के अंदर भी देखें कि अगर अम्ल जो है वो तो आपके कैसा था, दुर्बल, और जो क्षार था वो कैसा था आपके प्रबल, तो आपको लवण कैसा मिलेगा, क्षारीय प्रकृति का मिलेगा। ठीक है, तो यहां तक ये चीज समझ में आई। तो ये जो यहाँ पे आपको पूछ रखा था कि उदासीन या सामान्य लवण, उदासीन या सामान्य लवण कब मिलेंगे, जब आपके पास जो अम्ल या क्षार हैं वो हमेशा क्या हो, एक ही प्रकृति के हो, तो आपको उदासीन लवण मिलेंगे। और अगर एक भी उनमें से कम ज्यादा होगा तो आपके जो लवण की प्रकृति है वो बदल जाएगी। तो इसके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे NaCl आपको मिल रहा है, KCl है, NaNO3 है, K2SO4 है, ये सारे कैसे लवण हैं, आप बोलोगे कि ये उदासीन लवण है। उदासीन लवण का मतलब क्या हुआ, इनके pH का मान कितना है, 7 है। तो इस आधार पे हमने पता लगाया कि कौन से अम्ल उदासीन होंगे, कौन से अम्ल अम्लीय या क्षारीय होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अब आपके पास यहाँ लिख रखा है अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण का मतलब अभी हमने बताया था कि अगर एक भी आपके जो यहाँ पे हमारे पास जो लवण मिल रहा है उसमें अगर हम अभिक्रिया किस किस की करा के प्राप्त कर रहे हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इन दोनों की आपस में अभिक्रिया कराते हैं, तो जब आपको लवण मिलेगा वो लवण किस प्रकृति का मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा अम्लीय प्रकृति का। जैसे जिनमें pH का मान कितना होगा, 7 से कम। जैसे आपके पास एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। ये जितने भी अम्ल हमको, जितने भी लवण हमको मिल रहे हैं, इनके pH का मान कितना है, आपके pH का मान इनका है 7 से कम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इनको हमने बनाया होगा तो इसमें जो हमने अम्ल का उपयोग किया होगा वो तो थे प्रबल, और जो क्षार होंगे उनका जब उपयोग किया होगा तो वो कैसे हुए होंगे, आपके दुर्बल। इसलिए हमको यहाँ पे जो लवण मिल रहे हैं उनके pH का मान भी कितना मिल रहा है, 7 से कम, मतलब अम्लीय प्रकृति का मिल रहा है। ठीक है, आगे देखें क्षारीय लवण। क्षारीय लवण कैसे मिलेंगे, वही बात है कि आपकी बार अगर मुझे क्षारीय लवण चाहिए तो मैं जो क्षार लूंगा अभिक्रिया, उदासीन अभिक्रिया में, वो कैसा होना चाहिए, प्रबल, और जो आपके अम्ल हैं वो किस प्रकृति के होने चाहिए, दुर्बल। तो अगर आप अभिक्रिया कराते हो किसकी, प्रबल क्षार की, और किससे कराते हो, दुर्बल अम्ल से, तो जो अम्ल है वो पूरी तरह से इसके प्रभाव को नष्ट नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो जो लवण आपको मिलेगा यहाँ पर वो लवण कौन सी प्रकृति का होगा, तो आप बोलोगे कि वो लवण होगा जो भी प्रबल आपने ले रखा था, मतलब आपके पास होगा क्षारीय प्रकृति का। कौन सी प्रकृति का, क्षारीय प्रकृति। अब क्षारीय प्रकृति का है तो pH का मान कितना होना चाहिए, आप बोलोगे 7 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, लवण मिल जाएगा क्षारीय प्रकृति का। एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और लिथियम फ्लोराइड। तो यही आपके पास जो 3 उदाहरण है, ये किसके उदाहरण है, आपके क्षारीय लवण के। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, आप एक तो यही याद रख लेना, और एक सोडियम कार्बोनेट आप याद रख लेना। ठीक है, क्योंकि अभी हम जब लवण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे मुख्यतः ये तो आपके काम आएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके बाद हम देखें तो आपकी जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, धातु ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया। अभी इससे पहले हमने पढ़ा उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसमें हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई कि जो लवण बनते हैं उनके pH मान किस पे निर्भर करते हैं। उसी प्रकार अगर हम अभिक्रिया किसकी लेते हैं, आपके धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, धातु ऑक्साइड की जो अभिक्रिया कराते हैं वो अम्ल के साथ अगर कराएं तो हमको क्या मिलेगा, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले धातु ऑक्साइड, तो आपके पास एक टर्म आ रही है यहाँ पे धातु ऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में धातु ऑक्साइड होते क्या हैं। तो धातु ऑक्साइड का मतलब यहाँ पे 2 टर्म दिख रही है आपको, एक तो दिख रहा है धातु और एक दिख रहा है ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद जो धातु का यौगिक होगा उसे आप क्या बोल देंगे, धातु ऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें तो मैं बोलूँ जैसे सोडियम ऑक्साइड, तो आप बोलोगे Na2O। फिर मैं बोलूँ कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप बोलोगे MgO। फिर आप बोलो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो आप बोलोगे Al2O3। आप बोलो ZnO, तो ये क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो आपके फर्स्ट पे लिखे हुए हैं ये सारे क्या हैं, आपके धातु हैं। और जब धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, धातु ऑक्साइड बन रहा है। क्योंकि धातु ऑक्साइड बन रहा है तो ये नॉर्मली आपके किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, धातु ऑक्साइड के। मतलब जिंक ऑक्साइड क्या कहलाएगा, आपके किस कैटेगरी में आएगा, आपके धातु ऑक्साइड में। अब इनकी अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, अम्ल के साथ।
और हम देखेंगे कि जब अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो नॉर्मली क्या बनाते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सबसे पहले आपकी अभिक्रिया है धातु ऑक्साइड, तो आप यहाँ लिख लो कि हमारे पास एक है धातु ऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, अम्ल। धातु ऑक्साइड की बात करें तो धातु ऑक्साइड में एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम ऑक्साइड, और अम्ल के उसमें हम ले लेते हैं HCl, ठीक है। अब इसके अंदर जब हम देखें कि हमको क्या मिलता है, तो आप देखो कि जो Na है ये क्या है आपके प्लस, यहाँ पे ये क्या है इसके प्लस, और ऑक्सीजन किसका है, माइनस का, ठीक है, और यहाँ क्लोरीन क्या है, माइनस का। तो सिंपल रूल है कि प्लस वाला तो जाएगा माइनस के साथ, और इधर प्लस वाला जाएगा इस माइनस के साथ। तो सोडियम जो है प्लस का वो किसके साथ जाना जाएगा, क्लोरीन के साथ, तो क्या बना देगा, NaCl, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो आपका हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, H2O, ठीक है। तो यहाँ पर हमको देखा कि एक तो मिला NaCl, एक मिला H2O। और एग्जांपल देखते हैं हम एक बार। आपके पास है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, और एक आपके पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं हम तो आप देखो कि यहाँ पे जो मैग्नीशियम है वो किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ, क्या बनाएगा, MgSO4, और जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जाके क्या बना देगा यहाँ पे, H2O। आप इस अभिक्रिया को अगर पीछे वाली अभिक्रिया से कंपैरिजन करें जिसमें अपन ने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा था, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि पहले लवण मिलता है फिर आपके जल मिलता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो पहले मिल रहा है आपको लवण मिल रहा है और दूसरा क्या मिल रहा है आपको, जल, और यहाँ पर भी लवण और जल। पर जब अभिक्रिया हमने कराई थी तो हमने जो अम्ल है वो तो लिया है पर हमने क्षार नहीं लिया यहाँ पे, तो भी हमको लवण और जल मिल रहे हैं। और ये भी बताया था कि जब भी किसी अभिक्रिया में लवण और जल मिलेगा तो वो अभिक्रिया क्या होगी, उदासीनीकरण। और उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। तो अम्ल तो आपके पास है पर यहाँ पे क्षार की जगह आपके पास क्या है, धातु ऑक्साइड। अब क्योंकि धातु ऑक्साइड रखने पर भी आपको लवण और जल मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये धातु ऑक्साइड है यहाँ पर इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है क्षारीय। कैसी प्रकृति है, क्षारीय प्रकृति, ठीक है। तो आपको यहाँ से इस अभिक्रिया से हमको ये समझ में आ गया कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं नॉर्मली उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब अगर धातु ऑक्साइड को हम अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो अम्ल के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, और क्या बना के देंगे आपको, लवण और जल बना के देंगे, ठीक है। तो इस चीज से हमको ये दिमाग में रखना है कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी, होने वाली है आपके क्षारीय प्रकृति होने वाली है, ठीक है। फिर आपके पास बात करें हम कौन से, कि भाई अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति। अब जैसे धातु ऑक्साइड है उनकी प्रकृति अगर अम्लीय है तो आप इमेजिन करो कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होनी चाहिए। तो सिंपल सा है, देखो अधातु ऑक्साइड की अगर हम बात करें जैसे CO2 आपके एक हो जाएगा SO2 और एक आपके हो जाएगा NO2। ये तीनों क्या है, अधातु ऑक्साइड है, कार्बन का ऑक्साइड, सल्फर का ऑक्साइड और ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड। इसको जब हम जल के अंदर मिलाते हैं, किसके अंदर मिलाते हैं हम, जल के अंदर, तो ये तीनों ही पदार्थ क्या मिलाते बनाते हैं यहाँ पे, अम्ल। ये भी अम्ल बनाता है, ये भी अम्ल बनाता है, और ये भी अम्ल बनाता है। जबकि जल जो होता है ना तो अम्ल होता है ना क्षार होता है। उसके अंदर आप जो चीज मिलाओगे, जो भी पदार्थ को आप मिक्स करोगे, उसी का नेचर उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर हमने किसको मिलाया, CO2 को मिलाया, और CO2 को मिलाने पर ये क्या बन गया, अम्ल बन गया। या SO2 या NO2 को मिलाया तो भी हमारे पास क्या मिला, अम्ल मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये गुण है ये किसके कारण हुआ होगा, इन गैसों के कारण हुआ होगा। अब इन गैसों की प्रकृति क्या हमारे दिमाग में आती है कि ये तो अधातु ऑक्साइड थे, पर इनकी प्रकृति क्या समझ में आई कि ये प्रकृति कैसे हैं, प्रकृति में अम्लीय है। कैसे हैं ये, अम्लीय। इसका एग्जाम्पल आपको पता होगा कि नॉर्मली हम जल के अंदर CO2 गैस को मिक्स करते हैं तो इससे जो अम्ल बनता है वो बनता है कार्बोनिक अम्ल। और कार्बोनिक अम्ल जो होता है नॉर्मली हमारे जो कोको कोला या जो भी आपके जो ड्रिंकिंग होती है, ड्रिंक्स होती है, उसके अंदर इसको हम नॉर्मली मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कार्बोनिक एसिड को मिलाया जाता है। तो इससे और क्या क्लियर हो गया हमारे कि धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति थी वो तो क्षारीय प्रकृति थी, पर अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है, वो है आपके अम्लीय। समझ में आया यहाँ तक। तो आपको ये इतना दिमाग में रखना है कि भाई उन दोनों की प्रकृति क्या होगी। अब कुछ धातु ऐसे होते हैं, या हम बोल सकते हैं अपवाद स्वरूप कि कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल का गुण भी दिखाते हैं और क्षार का गुण भी दिखाते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, जैसे एग्जाम्पल आप याद रखो कि ऐसे ऑक्साइड जैसे ZnO, और एक आपके आता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये भी आपके धातु ऑक्साइड है, ये भी धातु ऑक्साइड है। पर जब हम इनके गुण की बात करें कि इनके गुण कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति या अम्लीय प्रकृति, तो हम देखते हैं कि जब इनकी अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो इनकी प्रकृति क्षारीय हो जाती है, और जब हम इनकी अभिक्रिया क्षार के साथ कराते हैं तो इनकी प्रकृति अम्लीय हो जाती है। मतलब क्या हुआ, अगर मैंने यहाँ पे लिया ZnO
और यहाँ पे क्या ले लिया, आपके अम्ल ले लिया। तो होगा क्या कि ये क्या करेगा, यहाँ पर लवण बनाएगा और यहाँ क्या बना देगा, जल। ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर तो हमने ले लिया ZnO और यहाँ पे क्या ले लिया, आपके क्षार। ठीक है। तो भी हमको यहाँ पे क्या मिलता है, लवण मिलेगा और एक क्या मिलेगा आपको, जल मिलेगा। ठीक है। क्योंकि दोनों ही अभिक्रिया में लवण और जल मिल रहा है, लवण और जल मिल रहा है, इसका मतलब लवण और जल मिल रहा है, तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया है। और उदासीनीकरण अभिक्रिया कब होती है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है। यहाँ पर तो अम्ल था, यहाँ क्षार नहीं था, तो भी हमको मिल गया। यहाँ पे देखो आपके क्षार है पर यहाँ पे अम्ल नहीं है, फिर भी हमको लवण जल मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ZnO जो है आपका, वो दोनों तरह के गुण को दिखा रहा है। और जो दोनों तरह के गुण को दिखाता है उनको हम बोलते हैं उभय उभय धर्मी ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, उभय धर्मी ऑक्साइड। मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों के गुण दिखा रहा है, तो उसको आप किस कैटेगरी के अंदर रख दोगे, आप रखोगे उभयधर्मी ऑक्साइड की कैटेगरी में। ठीक है। मतलब उभयधर्मी जो ऑक्साइड है वो आपके क्षारीय प्रकृति भी दिखाएंगे, क्षार भी होंगे और अम्ल भी होंगे, इनका दोनों का गुण होगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, आपसे पूछेगा कि ऐसे कोई धातु ऑक्साइड के नाम बताइए जो उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन से हो जाएंगे आपके, एक तो हो जाएगा जिंक ऑक्साइड और एक आपके क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। दूसरी परिभाषा क्या बन सकती है कि आपके उभयधर्मी ऑक्साइड की परिभाषा बताओ। तो उभयधर्मी ऑक्साइड की जो परिभाषा होगी वो क्या होनी चाहिए, कि वो यही कि ऐसे ऐसे धातु ऑक्साइड, ऐसे धातु ऑक्साइड जिनकी प्रकृति जिनकी प्रकृति अम्ल तथा क्षार, अम्ल तथा क्षार दोनों के तरह होती है। या फिर हम ऐसे लिख सकते थे कि ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं या दोनों की तरह के प्रकृति को शो करते हैं, दिखाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोल देते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या बोल देंगे उसको, उभयधर्मी ऑक्साइड। और इसके उदाहरण आपको याद रखने हैं, एक तो उदाहरण आपको याद रखना है जिंक ऑक्साइड और एक आपको याद रखना है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। मतलब ये अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके हमेशा लवण और जल को बना के देंगे, चाहे वो अम्ल हो तो भी लवण और जल देंगे या क्षार हो तो भी ये क्या करेंगे, लवण और जल बना के देंगे। इसी तरह का एक नेचर और होता है, आप देखोगे तो जल, तो जल जो होता है वो भी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। पर उभयधर्मी ऑक्साइड तो रख सकते हैं, पर क्योंकि वो धातु ऑक्साइड नहीं है इसलिए हम उसको इस कैटेगरी में नहीं रख रहे। क्यों, क्योंकि H2O को अगर आप देखोगे तो H2O में धातु कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हम इसको उभयधर्मी की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। पर इसका नेचर भी कैसा है, उभयधर्मी है। पर जब भी हमको धातु ऐसा पूछा जाए कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन से हैं, तो हम Zn और Al2O3 को देंगे। अब देखो इसका उदाहरण हम समझे कि इसको हम उभयधर्मी क्यों कह सकते हैं, तो इसको समझने के सिंपल सा है कि आप देखो कि जब हम कोई भी आपके खट्टे पदार्थ हैं, ठीक है, खट्टे पदार्थ, यहाँ आप बोल सकते हो कि नींबू का पानी है या नींबू का रस है, आप देखोगे कि जब आप उसके अंदर जल को मिला रहे हो तो देखते जाओगे कि जैसे जैसे जल मिलाते जाते हैं वैसे वैसे उसमें जो खट्टापन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। खट्टापन कम होने का मतलब है अम्ल का प्रभाव कम होता जा रहा है। अब जब अम्ल का प्रभाव कम हो रहा है तो अम्ल के प्रभाव को घटाने का काम कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए अम्ल के प्रभाव को घटाने का काम तो कौन करता है, क्षार करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम जल के अंदर खट्टे पदार्थ के अंदर जल को मिला रहे हैं तो आपको मिल रहा है कि यहाँ पे इसका जो खट्टापन है वो कम होता जा रहा है। तो जल यहाँ पे किस भांति व्यवहार कर रहा है, आप बोलोगे क्षार की तरह, क्योंकि क्षार ही तो है जो अम्ल के प्रभाव को नष्ट कर सकता है। ठीक है। अब क्या करें हम, मान लो आपके पास कोई कड़वा जूस है, जो आप बोल सकते हो कि करेले का जूस है, और उसके अंदर आप क्या मिला रहे हो, जल मिला रहे हो। आप देखोगे कि जो कड़वापन था वो धीरे धीरे जल मिलाने पर कड़वापन क्या होने लग गया, कम होने लग गया। अब कड़वापन जो है वो एक्चुअल में आपके क्या है, किसका उदाहरण था, आप बोलोगे ये तो क्या होता है, क्षार होता है। ठीक है। उसके प्रभाव को भी कौन नष्ट कर रहा है, जल कर रहा है। अब अम्ल के प्रभाव को घटाने का काम किसका होता है, क्षार का। और क्षार के प्रभाव को घटाने का जो काम है वो कौन करेगा, तो आप बोलोगे अम्ल। ठीक है। पर यहाँ पे अम्ल तो लिया नहीं हमने, क्या लिया, जल लिया।
तो आप देख रहे हो कि जल जो है वो अम्ल के प्रभाव को भी घटा रहा है और क्षार के प्रभाव को भी घटा रहा है। मतलब जब अम्ल के साथ मिलता है तो क्षार की भांति व्यवहार करने लग जाता है, और जब क्षार के साथ मिलता है तो अम्ल की भांति व्यवहार करने लग जाता है। ये दोनों तरह के गुण को दिखा रहा है। तो जब दोनों तरह के गुण को दिखा रहा है तो हमने उसको क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया कि ये किस प्रकार का है, उभयधर्मी है। उभय का मतलब होता है दोनों में एक ही चीज जिसमें कॉमन हो, है ना। और धर्मी का मतलब दोनों का धर्म अपनाने वाला। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई आपके फ्रेंड है जो आपके साथ रहता है तो आपकी तारीफ करता है, और जब किसी और के साथ जाता है तो उसकी तारीफ करने लग जाता है। मतलब क्या हुआ, उसका किसी एक तरह का नेचर नहीं है। वो आपके साथ रहेगा, आपकी तारीफ करेगा, और जब दूसरे जगह जाएगा तो दूसरे की तारीफ करने लग जाएगा, आपकी बुराई करने लग जाएगा। मतलब जहां जाएगा वहां पे अपना नेचर क्या कर लेता है, बदल लेता है। और नेचर बदल लेता है तो अपने बोला यार ये एक तरह का धर्म नहीं रखता है, ये दोनों तरह का धर्म रखता है, इसलिए आपने उसको नाम क्या दे दिया, उभयधर्मी। तो जल भी आपको याद रखना है कि जल भी उधर उभयधर्मी होता है। पर एग्जाम के पर्पज से अगर आपसे पूछा जाए कि उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण बताओ, तो हमको ZnO और एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही याद रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब आगे देखें इसमें कि भाई जैसे अम्ल, अभी हमने पढ़ा था कि भाई जब उदासीनीकरण अभिक्रिया कर रहे थे तो एक में आपका आया था प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार। हमको कैसे पता लगेगा कि कौन सा अम्ल जो है वो प्रबल है या कौन सा अम्ल जो है दुर्बल है, तो उसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन कैसे समझेंगे, पहले नंबर जैसे आपने लिया HCl, आपने लिया HNO3, और आपने लिया H2SO4। ठीक है, इनको आपने जल के अंदर घोल दिया। ठीक है, आप जब जल के अंदर घोलते हो तो आपने देखा कि जितने भी अम्ल है जल में घुलने पर क्या देते हैं आपको, H+, ये भी क्या देगा, H+, ये भी क्या देगा, H+। क्योंकि अम्ल का जो गुण होता है वो H+ देने के हिसाब से हम निर्भर करते हैं, मतलब निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पे आपको दूसरी चीज क्या मिलेगी, इसके साथ Cl मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा, NO3 मिल जाएगा आपको, यहाँ क्या मिलेगा, SO4-2 मिल जाएगा। तो मेनली हम फोकस किस पे करेंगे, यहाँ पे H+ पे। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 100 HCl लिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक HCl लिया है तो आपको एक H मिल रहा है और एक Cl मिल रहा है। और जब आप 100 HCl ले रहे हो तो आपको कितने H मिलने चाहिए, तो आप बोलोगे 100 H मिलने चाहिए। मैं बोलूंगा फिर Cl कितने मिलने चाहिए, तो आप बोलोगे कि Cl भी कितने मिलने चाहिए, 100 मिलने चाहिए। ठीक है, तो अगर इनको घोला और पूरे के पूरे H+ आपको मिल गए अलग होकर, तो आपने बोला ये कैसे अम्ल है, प्रबल। मतलब क्या हुआ कि जब आपने इनको जल में घोला तो ये अलग अलग हो गए और पूरी तरह से अलग हो गए। इसका मतलब ये कैसे हो गए, पूरी तरह से घुल गए। और जो पूरी तरह से घुल जाते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रबल अम्ल। अगर आप इसको घोलते और आपको 100H+ की जगह 10 मिलते या 20H+ ही मिलते, बाकी H+ आपके वापिस किस रूप में रहते, HCl के रूप में ही रह जाते, तो आप बोलते कि भाई इन्होंने तो H+ कम दिए। अब H+ कम दिए, इसका मतलब ये जो अम्ल है वो दुर्बल है। क्यों, क्योंकि अम्ल की जो गुण हम देख रहे हैं वो किस पे निर्भर कर रही है, H+ पे। अब H+ जो है वो अगर कोई ज्यादा दे रहा है तो आपने बोल दिया प्रबल, कोई कम दे रहा है तो आपने बोल दिया कि ये H+ कम दे रहा है, ये तो दुर्बल अम्ल है। समझ में आया क्या। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने अगर इनको प्रबल की कैटेगरी में रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको जल के अंदर घोलेंगे तो ये हमको मैक्सिमम H+ देंगे। और मैक्सिमम H+ देने का मतलब क्या हुआ कि ये जब जल में आप घोलोगे तो ये पूरी तरह से घुल जाएंगे। अब पूरी तरह से घुल जाएंगे तो हम बोल देंगे कि ये क्या कहलाएंगे, आपके प्रबल अम्ल। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण देखें आप। जैसे अगर मैं लेता हूँ CH3COOH और एक ले लेते हैं अपन H2CO3, ये तो हो गया आपके एसिटिक अम्ल, ये आपके हो गया कार्बोनिक अम्ल। जब आप इनको जल के अंदर घोलते हो दोनों को, तो आप देखोगे कि भाई जितने हमने CH3COH लिए थे या फिर हमने कार्बनिक अम्ल लिया था, तो हमको जितने H+ मिलने चाहिए उतने H+ नहीं मिलते। एग्जाम्पल, मान लो आपने जो 100 CH3COOH लिए। ठीक है, अब आपको इन्होंने आपने क्या किया, इसको जल में घोल दिया। आपने जैसे जल में घोला तो इसमें से जो H+ है वो अलग होगा, और H+ जब यहाँ पे अलग होगा और बचेगा क्या, आपके CH3COO-। आपने सोचा कि भाई हमने तो 100 एसिटिक अम्ल लिए हैं तो 100 ही H+ मिलने चाहिए, पर 100 H+ मिलने की जगह आपको कितने मिले, 10 ही मिले, या फिर 20 ही मिले, या फिर 30 ही मिले। तो आपने बोला कि यार जितने हमने घोलने के लिए मिक्स किए थे उतने हमको H+ नहीं मिले, जबकि उनकी जो संख्या थी और कम मिली, क्योंकि इन्होंने H+ की मात्रा कम दी।
तो आपने बोल दिया कि ये कैसे हैं, ये दुर्बल अम्ल है। या सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से टूटकर अलग नहीं हो पाए। जब पूरी तरह से टूटकर अलग नहीं हो पाए तो आपने बोला कि जब ये पूरी तरह से टूटकर अलग नहीं हुए तो ये पूरी तरह से घुले भी नहीं होंगे, मतलब इनकी घुलनशीलता या जो घुलने की जो दर थी वो क्या थी, कम हो गई। तो आप फिर डेफिनेशन क्या बनाओगे कि ऐसे अम्ल जो जल में पूरी तरह से नहीं घुल पाते हैं उनको हम बोल देते हैं दुर्बल, और जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, प्रबल। तो इसी आधार पे हम क्षार की परिभाषा भी ले सकते हैं कि भाई प्रबल क्षार कौन होंगे, जो प्रबल है, प्रबल क्षार वो कौन होंगे। तो आप बोलोगे जो जल में पूरी तरह से घुल जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं, NaOH, फिर आप बोलो KOH, फिर आप बोल दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सारे कैसे हैं आपके, ये आपके प्रबल क्षार है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इसको जल के अंदर घोल रहे हो तो ये पूरी तरह से घुल जाते हैं, और पूरी तरह से घुल जाते हैं तो आपने बोल दिया कि ये कैसे हैं, प्रबल। और ऐसे ही हम दुर्बल की बात करें कि दुर्बल क्षार कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप बोलोगे दुर्बल क्षार के अंदर आपके हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को दुर्बल की कैटेगरी में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब हम इनको जल में घोल रहे हैं तो पूरे आयन के रूप में या OH इनमें से टूटकर अलग नहीं हो पा रहे या पूरी तरह से घुल नहीं पा रहे, तो हमने इनको किसकी कैटेगरी में रख दिया, आपके दुर्बल क्षार की कैटेगरी में। ठीक है, अब देखो एक बार इसके एग्जाम्पल और देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके है अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होगा प्रबल अम्ल, एक होगा दुर्बल अम्ल। ठीक है, तो अपन ने बोला कि विलयन में अधिक संख्या में H+ या H3O+ आयन देने वाले। अब ये H3O+ मतलब क्या हुआ, जब आप अम्ल लेते हो, जैसे HCl लिया आपने और इसको क्या किया, पानी के अंदर मिक्स कर लिया, आपने लिया HCl, ठीक है, और HCl को आपने क्या किया, पानी के अंदर घोल लिया। जब आप पानी के अंदर घोलोगे तो यहाँ पे AQ का मतलब क्या है, यहाँ पे जल भी है H2O, और जल में घुलने के बाद ये क्या बनाएंगे, H+, और यहाँ क्या बनाएंगे, Cl-। ये जो H+ है ये जाके जुड़ जाता है आपके H2O से, जल से। अब जब जल से जुड़ेगा तो यहाँ क्या बनाएगा, देखो H पहले से 2 थे, एक हाइड्रोजन और आ गया 3, और जो हाइड्रोजन का प्लस है वो भी आप इस पे ले लो, तो यहाँ क्या मिला हमको, H3O+, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो जो आपका H+ है नॉर्मली जल के अंदर इस अवस्था में नहीं रहता है, वो इसी अवस्था में आ जाता है जल के साथ जुड़कर। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि या तो वो H+ की बात करेगा या फिर किसकी बात करेगा, आपके H3O+ की बात करेगा। ठीक है, किसकी बात करेगा, H3O+ की बात करेगा। ठीक है, तो आयन देने वाले जो होंगे, जो पूरी तरह से आपको क्या दे रहे हैं, अधिक मात्रा में आपको क्या दे रहे हैं, H+, या अधिक मात्रा में आपको क्या दे रहे हैं, अधिक मात्रा में आपको क्या दे रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं, उनको तो हम बोल देंगे प्रबल अम्ल। और जो कम H+ दे रहे हैं, कम H+ का मतलब क्या हुआ, जब आप जल में घोल रहे हो और घुलने पे पूरी तरह से नहीं, वो पूरी तरह से नहीं घुल पा रहे। अब पूरी तरह से नहीं घुल पाएंगे तो आपने घोले तो 100 थे पर मिले कितने, 10। तो आपने बोला कि यार हमको यहाँ पे जो H+ की मात्रा है वो क्या मिली, कम मिली, तो आपने उसको बोल दिया ये क्या है, दुर्बल अम्ल है या दुर्बल क्षार। ठीक है, तो उनके उदाहरण देख लो, आपके प्रबल अम्ल के उदाहरण HCl, HI, है ना, आपके नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जब हम इनको जल के अंदर घोलेंगे तो ये हमको अधिक मात्रा में क्या दे रहे होंगे, H+। ठीक है, ये कैसे होंगे आपके, अधिक मात्रा में। और अगर हम बात करें दुर्बल की, तो दुर्बल में जब आपको ये एसिटिक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल और ये आपके H2S, ये तीनों जो हैं ये क्या होंगे, ये जल में तो घुल जाएंगे पर H+ की मात्रा क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। तो आपने बोला कि यार कम मात्रा में H+ दे रहे हैं तो ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे, दुर्बल अम्ल की कैटेगरी में। ठीक है, अम्लों के समान ही क्षारक की भी अगर बात करें तो वही बात, जो ज्यादा मात्रा में OH देंगे उनको हम बोल देंगे प्रबल क्षार, जो कम मात्रा में देंगे ये क्या होंगे, ज्यादा मात्रा में, ये क्या होंगे, कम मात्रा में। तो जो ज्यादा मात्रा में OH दे रहा है उसको आपने बोल दिया प्रबल क्षार, जो कम मात्रा में दे रहा है उसको आपने बोल दिया दुर्बल। एग्जाम्पल आपके देख लो प्रबल क्षार के, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैसे हैं, अम्ल हैं, सॉरी ये कैसे क्षार हैं आपके, प्रबल। ठीक है, और दुर्बल की बात करें क्षार में तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये तीनों ही किस प्रकार के हैं, आपके दुर्बल क्षार है। ठीक है, तो आपको इस चीज समझ में आ गई कि प्रबल अम्ल किसको बोलेंगे, प्रबल क्षार किसको बोलेंगे, वैसे ही दुर्बल अम्ल किसको बोलेंगे, दुर्बल क्षार क्या कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन एक बार हम वापस से रिकॉल कर लेते हैं कि जो जल में पूरी तरह से घुल जाए और घुलने पर ज्यादा H+ दे रहे हैं उनको तो हमने बोल दिया प्रबल प्रबल अम्ल, और अगर H+ कम मात्रा में दे रहे हैं तो आप बोलोगे दुर्बल। ऐसे ही क्षार की बात करें, जो जल में घुलने पर OH- अधिक मात्रा में देंगे उनको हम बोलेंगे प्रबल क्षार, और जो जल में घुलने पर OH- की मात्रा को कम दे रहे हैं या OH- कम मात्रा में दे रहे हैं उसको हम बोलेंगे दुर्बल क्षार। ठीक है, तो
इस वीडियो में हमने देखा था कि हम नॉर्मली कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने देखा था कि एक तो हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, और एक हम पढ़ेंगे धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, और एक हम पढ़ेंगे अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो ये तीनों जो टॉपिक थे हमने कवर कर लिए। इसके साथ भी हमने एक दो टॉपिक और एक्स्ट्रा कवर किए, जैसे कि अम्लों की प्रकृति के, प्रबल अम्ल कौन होते हैं, दुर्बल अम्ल कौन से होते हैं, वो भी हमने इसमें कवर कर लिया। बाकी की जो भी इसमें अब कंटेंट बाकी रह गया है वो हम अगली वीडियो में इसमें कवर कर लेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।